हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय अविशा एंड आर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वील बी स्टार्टिंग अबाउट द 6 स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो कि हम लॉन्ग रन में अचीव कर सकते हैं इन द केस ऑफ मोनोपोली. सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग अबाउट द नोट्स ऑफ मोनोपोली एंड देन विल बी सीइंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड आ रखे हैं. सो देर आर 6 कंडीशंस जो कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली के केस में रहती हैं. दैट इज़ इन द केस ऑफ मोनोपोली अगर हम बात करें, सो देर आर 6 कंडीशन. फर्स्ट इज़ जो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी होती है, वहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एमसी. ठीक है, प्राइस हमेशा एमसी से बड़ा होता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एमसी है, दिस इज़ एमसी एंड दिस इज़ प्राइस. और अगर यहाँ पे हम एमसी की बात करें तो कॉस्ट कम होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज होता है मोनोपोली के केस में. ठीक है, सो देर इज़ इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी. और अगर हम बात करें मार्केट पावर की या मार्केट कंट्रोल की, तो वहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू. ये एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है. सो एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा रहता है. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज़ ऑलवेज द सेम, दैट इज़ जहाँ पर हमारा एमआर और एमसी मीट करता है ऑन द डिमांड कर्व, हम प्राइस और क्वांटिटी को सेट कर देते हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज़ द सेम. और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट से हमेशा ही ज़्यादा रहता है. दैट इज़ वाई जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज़ द केस इन मोनोपोली. और एक्सेस कैपेसिटी भी रहती है क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट दैट इज़ दिस लॉन्ग रन. अगर एवरेज टोटल कॉस्ट देखें दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर रहती है. जैसे यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से. ठीक है, तो एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब हम और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इस केस में सो दैट इज़ देयर. और इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है क्योंकि हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एवरेज लॉन्ग रन. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि रहता है. ठीक है, सो दीज आर द 6 इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक कंडीशंस रहती हैं जो कि लॉन्ग रन में मोनोपोली में होती हैं. फर्स्ट इज़ economic inefficiency, that is price is always greater than marginal cost. Second is profit maximization, which is जो हमारा marginal revenue है that is equal to marginal cost. और market power मतलब जो हमारा price या average cost is always greater than marginal cost. और super normal profits रहते हैं. super normal profits मतलब price जो कि ARB जैसे हम बोलते हैं दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट. और एक्सेसिव कैपेसिटी होती है बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट. सॉरी, एवरेज नहीं होता मार्जिनल कॉस्ट के साथ, मार्जिनल कॉस्ट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है बिकॉज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन टोटल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, सो देर इज़ दीज 6 कंडीशंस आर देयर इन द केस ऑफ मोनोपोली. और अगर हम बात करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के 2 कंपोनेंट होते हैं. वन इज़ एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड अदर इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. एलोकेटिव एफिशिएंसी मतलब प्राइस जो है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो ना ही एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है ना ही प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जब हमारा एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. और इस केस में मोनोपोली के केस में हमेशा एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, जिसकी वजह से ना तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है विच इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ allocative efficiency as well as productive efficiency, because price is always greater than marginal cost and average cost is always greater than marginal cost. ठीक है, सो इंडिविजुअल फर्म्स का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ये AR कर्व है एंड दिस इज़ द MR कर्व. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड आई ड्रॉ इट अगेन. सो जैसे कि हमें पता है मोनोपोली के केस में क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज़ ऑल्सो साइड एज एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व.
सो हमेशा हमारा जो डिमांड कर्व होता है इंडिविजुअल फॉर्म का दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज कंप्लीट पावर होती है फॉर्म्स के पास प्राइस मेकिंग की. सो दैट इज़ वाई जो डिमांड कर्व रहता है दैट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. सो हाई बैरियर्स भी रहते हैं एंट्री के अंदर जो मोनोपोली के केस में, बिकॉज कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है इनिशियल कि हर कोई आके फॉर्म इस्टेब्लिश नहीं कर सकता. ठीक है. सो हाई बैरियर्स टू एंट्री रहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो हैं मोनोपोली के केस में लॉन्ग रन में भी होते हैं, शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, सो इन दैट केस जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं होते मोनोपोली के केस में, सारे अपने यूनिक गुड्स ही होते हैं. ठीक है. सो मोनोपोली में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता जिसकी वजह से सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होते. सो दैट इज़ वाई इन दैट केस जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है, बिकॉज प्राइस का इतना ज़्यादा असर क्वांटिटी के ऊपर नहीं देखा जाता कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, सो प्राइमरी रीज़न जो ग्रोथ की होती है दैट इज़ प्राइमरी, एंड टेक्निकल रीज़न जो ग्रोथ की रहती है मोनोपोली में दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सिंस प्रोडक्शन इतनी ह्यूज होती है, इतनी ज़्यादा ह्यूज होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है जो मेकिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो उसकी वजह से कॉस्ट कम होती है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस भी कम हो जाता है. सो जिसकी वजह से मोनोपोलीज जो हैं वो ग्रो करती हैं ओवर टाइम. This was a question that was asked in July 2018 paper 2, जिसमें question that is asked is which of the following will be true for both monopoly and monopolistic competition in short run? Is it price is always greater than marginal revenue या price is equal to marginal revenue? Third says price is equal to marginal cost या price is equal to average cost. So जो इसका सही आंसर है that is, जो कि अभी हमने डायग्राम भी देखा था, what does that says कि जो प्राइस है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, कि मार्जिनल रेवेन्यू ये है और जो हमारा ये प्राइस कर्व या एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, सो हमारा प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ड्यू टू विच जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन होता है शॉर्ट रन में वो इसकी वजह से ही होता है कि प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो. So accordingly answer 1 is the correct option. Next question देखते हैं which was asked in July 2018 paper 2, which says when the marginal cost is equal to average cost, the slope of average cost is positive, negative, 0 और infinite. So जब हमारा marginal cost equal होता है average cost से, तो average cost का जो slope होता है वो क्या होता है? So I'll just draw the diagram. This is average cost which is always U-shaped and this is the shape of the MC. So जब AC minimum पे होता है, मतलब जब उसका slope जो है that is 0, तो MC उसे कट करके आगे निकल जाता है. So accordingly थर्ड जो है that's the correct option, कि जो हमारा slope है of average cost that is equal to 0. Next question is that was asked in July 2018 paper 2. In the adjacent diagram, government should fix the price at which of the following points to make monopoly result in socially optimal outcome? So monopoly को अगर हमें socially optimal outcome पे लाना है तो ऐसा कौन सा प्राइस जो है वो फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को? सो क्या वो पॉइंट ए होना चाहिए, पॉइंट बी की, पॉइंट सी की, पॉइंट डी? सो जब हमें सोशली ऑप्टिमल आउटकम चाहिए तो दैट इज़ ओनली अचीव जब हमारा कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इज़ जब हमारा एम सी इज इक्वल टू ए सी होता है. सो एम सी और ई सी ए सी जो है वो कहाँ पर इक्वल है? एट पॉइंट सी. सो अकॉर्डिंगली सी जो है पॉइंट सी दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2012 जून पेपर 2, जिसमें द क्वेश्चन इज़ जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है मोनोपोली फर्म के अंदर दैट इज़ लेस देन प्राइस बिकॉज डिमांड कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप, डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप, मोनोपोलिस्ट इंकर लॉस, मोनोपोलिस्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप. ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू है मोनोपोली का वो लेस देन प्राइस होता है. ठीक है.
सो अकॉर्डिंगली ये नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा जो हमारा डिमांड कर्व होगा. दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड दिस इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. सो इसे हम AR भी बोल सकते हैं, डिमांड भी बोल सकते हैं. सो इस केस में जो हमारा MR होगा दैट विल बी लेस दैन एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. सो अकॉर्डिंगली B जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Next question, this was a question that was asked in December 2012 paper 2, जिसमें question that is asked is charging different prices in different market is called price discrimination, second degree price discrimination, third degree price discrimination, perfect price discrimination. So इसका जो correct answer है that is simply price discrimination, कि हम अलग अलग prices charge करें different market के अंदर, that is simply price discrimination. ठीक है, so accordingly A is the correct option. Next question is that was asked in December 2012 paper 3. Although a monopolist can charge any price he likes, but he does not charge a higher price than his equilibrium price because higher price means fall in total revenue. B says higher price can be charged only on that segment of firm's demand curve which is price inelastic, implying that the marginal revenue will be negative. C says it is inconsistent with price maximization goal under monopoly. D says जो हमारा marginal cost होता है that is negative over relevant range of आउटपुट. सो मोनोपोलिस्ट जो है वो हायर प्राइस जो है वो चार्ज करता है, मतलब कुछ भी प्राइस वो चार्ज कर सकता है, बट ही डज नॉट ट्राई ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करता इक्विलिब्रियम प्राइस से, बिकॉज हायर प्राइस का मतलब ये है कि टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा. सो अकॉर्डिंगली सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए. ठीक है, कि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस भी वो चार्ज कर सकता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जून 2013 पेपर 2. सो इसमें असर्शन और रीज़न दे रखी है. सो असर्शन सेज मोनोपोली जो है वो परेटो इनएफिशिएंट होता है. सेकंड सेज कि it would be possible to charge the allocation of the resource to make the amount of the income he would be prepared to pay in exchange of the reduction in price. So जैसे कि हमें पता है मोनोपोली का जो परेटो एफिशिएंसी होती है वो इनएफिशिएंट ही होती है, दैट इज़ नॉट एफिशिएंट. ठीक है, और रीज़न जो है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि पॉसिबिलिटी होती है कि हम चेंज कर सकते हैं एलोकेशन रिसोर्स की, कि हम कर सकें जो अमाउंट है इनकम का जो ही वुड बी प्रिपेयर टू पे इन एक्सचेंज फॉर रिडक्शन इन प्राइस, वो भी होता है, बट जो एफिशिएंसी होती है परेटो एफिशिएंसी वो नहीं होती मोनोपोली में. सो अकॉर्डिंगली ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, और आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो जैसे कि हमें पता है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी की होती है क्योंकि प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट नहीं मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है. दैट इज़ बेसिकली एलोकेटिव एफिशिएंसी की प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी विच इज़ प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. सो मोनोपोलिस्ट जो है उनका सिंस कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली फर्म्स हैं वो सिलेक्ट करती हैं प्राइस या आउटपुट का कॉम्बिनेशन जो कि इलास्टिक रीजन के अंदर होता है डिमांड कर्व के. कभी भी ऐसा प्राइस नहीं चार्ज करती जो कि इन इलास्टिक पोर्शन के अंदर लाई करे, बिकॉज इट इज़ नॉट, बिकॉज ये जो फर्म्स होती है मोनोपोली फर्म्स दे आर ऑलवेज प्राइस टेकर्स एंड दे आर नॉट प्राइस मेकर्स. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस या कॉम्बिनेशन जो क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन रहता है दैट इज़ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि मार्केट डिमांड कर्व पे होता है. मोनोपोलिस्ट के केस में सेल्स जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम प्राइस को रिड्यूस कर दें, बट प्राइस जो है अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो तभी होगा अगर हम सेल्स को रिड्यूस कर रहे हैं. प्राइस अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में सेल्स रिड्यूस हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक के केस में. सिंस हम यहाँ पे मोनोपोली की बात कर रहे थे, सो द सेम इज़ देयर कि हमेशा परेटो इनएफिशिएंसी रहती है क्योंकि प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और सिंस मोनोपोलिस्ट के केस में कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता, जिसकी वजह से हमेशा फर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं, सिलेक्ट करती हैं प्राइस को, सिलेक्ट करती हैं किस रीजन में, इलास्टिक रीजन में रादर देन इन इलास्टिक पोर्शन. ठीक है, सो दैट इज़ देयर.
सो अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ़ आई ड्रॉ द डायग्राम टू मेक इट क्लियरर, सो इफ़ दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड दिस इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, तो फर्म्स जो हैं दे ट्राई एंड दिस इज़ वेयर इलास्टिसिटीज़ 1, यहाँ पे इलास्टिक रीजन एंड दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है। फर्म्स जो हैं वो ट्राई करती हैं कि वो इस इलास्टिक रीजन के अंदर प्रोड्यूस करें rather देन इस इन इलास्टिक रीजन के अंदर, बिकॉज इन इलास्टिक रीजन में अगर वो प्रोड्यूस करेंगी तो प्राइस जो है वो बहुत कम मिलेगा उन्हें। सो दे ट्राई एंड प्रोड्यूस इन द इलास्टिक रीजन, जहाँ पे वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करती हैं और क्वांटिटी को कम बेचती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, and if this is a question that was asked in 2013 paper 2. So the question is, if a monopolist incurred loss in short run, then in long run he'll go out of business, he'll stay in the business, he will break even, any of the above is possible. Since यहाँ पे कोई clarity नहीं है कि अगर वो short run में इंकर कर रहा है लॉस, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है कि ज़्यादा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ मेंशन। सो अकॉर्डिंगली एनी ऑफ द अबव पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। सो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन द बेसिक कंडीशंस कि अगर हमारा प्राइस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, जस्ट अ सेकेंड एंड राइट, अगर वो ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है फिर भी वो कंटिन्यू करेगी, बट अगर प्राइस जो है वो कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब वो शट डाउन करके निकल जाएगी फर्म। सो प्राइस इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो उस केस में तो कंटिन्यू रहेगी प्रोडक्शन। बट इफ़ देर आर दीज कंडीशन, ये वाली कंडीशन है कि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस केस में ऑल्दो उसको लॉस हो रहा है, प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट इस केस में देयर विल बी टू कंडीशंस कि अगर हमारा प्राइस इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो इसमें दो कंडीशंस होंगी, इट इज़ दिस एंड दिस। अगर ये वाली कंडीशन है तो वो कंटिन्यू रखेगी, उसे प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन अपनी कंटिन्यू रखेगी। इस केस में वो शट डाउन करके निकल जाएगी फॉर्म, बिकॉज देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और प्राइस बहुत कम हमें मिल रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फर्म इस केस में शट डाउन कर जाएगी। सिंस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ अवेलेबल हेयर। सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो द सेम आंसर इज़ रिटन कि कोई क्लैरिटी नहीं है अबाउट द प्राइस, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिनेरियो। सिंस हमें 3 स्टेटमेंट्स पता हैं जो कि होती हैं, इफ़ अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस से, सो इन दैट केस ही विल गो आउट, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्राइस कम है तो शट डाउन हो जाएगी। अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है, मतलब प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तो इन दैट केस प्राइस अगर ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो फिर भी वो स्टे रहेगी, शट डाउन नहीं करेगी, कंटिन्यू टू ऑपरेट करती रहेगी, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सो इन दैट केस दैट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 जून पेपर 2, जिसमें असर्शन एंड रीज़न आर गिवन। सो इसमें असर्शन है इसकी कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई कर्व का वो मीनिंगलेस होता है मोनोपोलिस्टिक के केस में, एंड मोनोपोलिस्टिक जो होते हैं दे आर बेसिकली प्राइस settlers. It does not make reuse to ask what output they will produce at various prices. So क्या इसमें both A और R, मतलब assertion reason दोनों करेक्ट है, बिकॉज R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, कि A जो है वो करेक्ट है बट R जो है वो करेक्ट नहीं है, कि दोनों जो हैं वो करेक्ट है बट R जो है इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड D से इसकी R करेक्ट है बट A जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन, विच इज़ कि दोनों रीज़न और असर्शन दोनों ही सही है, कि कंसेप्ट इसके अंदर बता रखा है कि जो सप्लाई कर्व है वो मीनिंगलेस होता है मोनोपोलिस्टिक के केस में, और जो मोनोपोलिस्टिक हैं दे बेसिकली वो खुद ही प्राइस सेटल करते हैं, उनको दे डोंट हैव अ सप्लाई कर्व जिसकी वजह से वो प्राइस जो है वो अपने आप सेटल हो जाए। जो सप्लाई कर्व होता है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रहता है, मोनोपोली के केस में कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता। सो बिकॉज ये खुद ही फर्म्स जो हैं वो प्राइस सेटलर्स होती हैं,
सो दैट डज नॉट हैव अ यूज टू आस्क व्हाट आउटपुट कि उनको प्रोड्यूस करना चाहिए अलग अलग प्राइजेस पे. सो दोनों जो हैं दे आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एज वेल एज रीज़न जो है वो भी करेक्टली स्पेसिफाई कर रही है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड peak load pricing, intertemporal price discrimination. Third says first degree price discrimination. D says third degree price discrimination. So अगर हम charge करते हैं price which is equal to the reservation price, then in that case that's the first degree price discrimination, because हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूमर सरप्लस को एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो दैट इज़ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसका वीडियो ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग सून, जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन: फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री में तो यही होता है कि जो कंज्यूमर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी विलिंगनेस टू पे, उसकी रिजर्वेशन प्राइस देख के उससे मैक्सिमम प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड डिग्री से इसकी जैसे जैसे एक कंज्यूमर क्वांटिटी को बढ़ा देता है वैसे वैसे प्रोड्यूसर उससे कम प्राइस चार्ज करता है फॉर द सब्सिक्वेंट क्वांटिटी जो वो बढ़ा रहा है. कि जैसे अगर कोई कंज्यूमर जो है वो बल्क परचेजेस करता है तो सेलर जो है उसे कम प्राइस पे देता है. जैसे होलसेल के अंदर भी देखते हैं हम, होलसेलर क्या करता है, वो कम प्राइजेस पे कंज्यूमर को चार्ज करता है, बिकॉज ही द कंज्यूमर इज़ या कस्टमर इज़ टेकिंग द प्रोडक्ट इन बल्क. सो बल्क की वजह से जब क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट इज़ क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम हो जाता है, दैट इज़ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, मार्केट को सेगमेंट कर दिया जाता है. जैसे फिर अकॉर्डिंगली प्राइस को चार्ज किया जाता है. जैसे मूवी थिएटर्स वाले करते हैं कि वो बच्चों को डिस्काउंट दे देते हैं. जैसे कि पता है कि एक बच्चा ने बता दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में आ जाएंगे. सो इन दैट केस देयर विल बी बल्क मूवी देखने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे. सो इन दैट केस दैट इज़ जब हम मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं, दैट इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसके अकॉर्डिंग दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस. ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो सी है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन December 2015 पेपर 2, which is discriminating monopolist will charge a higher price in market in which the price elasticity of demand is greater, supply is small, supply is greater कि demand is small. तो जब हम हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कम होती है, यही होता है कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी स्मॉल होती है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू द लर्नर्स इंडेक्स, जिसमें डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर के बारे में पूछ रखा है. सो अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर है दैट इज़ AR माइनस MR डिवाइड बाय AR, विच इज़ प्राइस में से जब हम MC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिवाइड बाय प्राइस कर देते हैं, दैट इज़ लर्नर्स इंडेक्स. सो लर्नर्स इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि कितनी मोनोपोली की पावर है, कितना वो प्राइस चार्ज कर सकता है, दैट इज़ मेजर्ड बाय द लर्नर्स इंडेक्स. सो लर्नर्स इंडेक्स जो मोनोपोली पावर का होता है दैट इज़ प्राइस में से हम MC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिवाइड बाय प्राइस कर देते हैं तो हमें लर्नर्स इंडेक्स मिल जाता है. सिंस इक्विलिब्रियम के अंदर MR हमेशा MC के बराबर होता है, सो लर्नर का जो इंडेक्स होता है मोनोपोली के केस में दैट इज़ प्राइस माइनस MR डिवाइड बाय प्राइस, विच इज़ द सेम. की प्राइस को हम AR भी बोलते हैं. सो इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, व्हाट वी एग्जैक्टली गेट इज़ AR माइनस MR डिवाइड बाय AR. सो दैट इज़ मोनोपोली पावर. ठीक है. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.